अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ई कैट फ़िज़िक्स लेक्चर सीरीज़ के चैप्टर 4 के साथ। जैसे कि हम लोगों ने कल चैप्टर 3 देखा था, तो आज हमारी बारी है चैप्टर 4 की, जो कि है वर्क एंड एनर्जी। बुक में ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, तो डेफ़िनेटली इसकी वीडियो भी छोटी होगी, इसमें डिस्कशन पॉइंट्स भी छोटे होंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूर हैं। यानी कि जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तकरीबन हर साल इस चैप्टर में से एक दो एमसीक्यूज़ आ ही जाते हैं लाज़मी। वैसे तो कोई ई कैट का सिलेबस नहीं है प्रिडिक्टेड, लेकिन इसमें से तकरीबन हर साल 1 2 3 4 मतलब आ सकते हैं एमसीक्यूज़, 2 तक तो आ ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क डन के बारे में चैप्टर है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम है, तो वर्क की बात होगी। वर्क डन का फार्मूला क्या है? W=FD। कंडीशंस फॉर वर्क डन क्या है जी? फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट, फील्ड इन विच वर्क इज़ डन मस्ट बी कंजर्वेटिव फील्ड। ये 2 कंडीशंस हैं वर्क डन के लिए। अगर आप एमसीक्यूज़ में पूछ ले कि कितनी कंडीशंस हैं या कौन सी हैं या इनमें से कौन सी वर्क डन की कंडीशन है, ये 2 हैं या ए बी सी, जैसे भी ऑप्शंस होंगे उस हिसाब से। फोर्स वेरिएबल, फोर्स किसके साथ बदलती है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो टाइम के हिसाब से देखें तो कैसे बदलती है? फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को पुश कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा देर तक जब पुश करता रहूँगा तो आ जाके मेरी अपनी एबिलिटी थोड़ी कम होगी, तो फोर्स कम हो सकती है। या बाज़ दफ़ा जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो शुरू में फॉर एग्जांपल स्पीड आहिस्ता होती है तो ड्रैग फोर्स उस पर कम लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड बढ़ती जाती है तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही होती है। इस तरह पोजीशंस के साथ भी चेंज हो रही है। गाड़ी वाली एग्जांपल ही हो जाए तो इसी तरह वेलोसिटी का भी सेम ही आ जाता है। यानी एक गाड़ी में तीनों एक्सप्लेन हो जाते हैं ये पॉइंट्स। तो ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि फोर्स वेरिएबल यानी फोर्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू, या फोर्स चेंजेस या फोर्स डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टाइम, वेलोसिटी, पोजीशन। अच्छा जी, एक्सप्रेशन था जो ऊपर एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा आ गया यहाँ पे। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। सेंट्रीपिटल की वजह से वर्क डन 0 कैसे होगा? ये चीज़ मतलब कि होती है हैरानगी। तो उसमें क्या है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सर्कुलर में होती है, तो वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा वहीं पे आके पहुंच रहा होगा। यानी कि इस पॉइंट से अगर मैंने स्टार्ट किया मूवमेंट, तो घूम के फिर से मैं इसी पॉइंट पे आके ना इसी एक पॉइंट के ऊपर दोबारा पहुंच जाऊंगा, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो कोई होगा ही नहीं। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो मेरी जो वर्क डन है वो ज़ीरो है। वर्क डन इसी वजह से कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो होता है ज़ीरो होता है। वर्क विल बी डन ऑन अ बॉडी इफ़ इट फील्स चेंज इन एनर्जी। यानी कि वर्क कब किसी बॉडी पे महसूस होता है? जब उसकी एनर्जी में कोई चेंज आ रही हो। बाज़ दफ़ा एनर्जी हम दे रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा एनर्जी हम ले रहे होते हैं किसी बॉडी से। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? इफ़ वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड देन फील्ड इन विच वर्क डन इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, डेफिनेशन ही देखें, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। To calculate work in a non-conservative field, F=F.D is not applicable। किसी और मेथड से करना पड़ेगा। ये आई थिंक बुक में है भी सही इसके बारे में। अगर वो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना अच्छे से, वहाँ पे पता चल जाएगा। ऑल दी सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस के बारे में वैसे नीचे लाइन पे भी लिखा होगा, अभी मैं आगे पॉइंट करूँगा तो पता चल जाएगा। उसके अलावा मैं एक और बता दूँ कि सेंट्रल फोर्सेस होती क्या हैं? जो फोर्सेस हैं जो एक किसी पॉइंट से डायरेक्टली अपवर्ड टवर्ड्स एक फिक्स पॉइंट की तरफ जा रही होती हैं, यानी स्पेस में एक पॉइंट है उसकी तरफ जा रही होती हैं या उससे दूर जा रही होती हैं। All the velocity dependent forces are not conservative forces. सेंट्रल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस। अब जैसे यहाँ पे बताया था सेंट्रल फोर्सेस, तो सेंट्रल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच रिलेट्स विद द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज़। यहाँ पे एक सिंपल वर्डिंग बताया, वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया। अब उसके बाद आता है पार। तो पार क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पार। इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है, रेट एट विच एनर्जी इज़ बीइंग कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पार। तो फार्मूला एक ये है। अब गौर से देखें, ये पार की डेफिनेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे समझ लें ये एनर्जी की हो रही है या वर्क डन की है वैसे, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसे वर्क डन कहते हैं। ये आई थिंक बुक में एक न्यूमेरिकल भी है ना, 3.6 mj वाला जो है, 3.6 mj, हाँ, तो वो इसी फार्मूले की बेस पे बन रहा होता है।
लाइट एयर इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट ऑफ टाइम। तो ये वैसे चैप्टर 1 में आना चाहिए था, यहाँ पे भी वैसे आता है, इसका हल्का सा रेफरेंस है। तो चैप्टर 1 का ये MCQ से समझ लें। लाइट एयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, ना कि टाइम का। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, 1 किलो वाट, अब 1 किलो वाट आर इक्वल टू 3.6 ये वही मतलब कि डेरिवेशन है, बुक में हुई है। किलो वाट आर इज़ कमर्शियल यूनिट। किलो वाट आर क्या है? कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का। जो घर में बिजली आ रही होती है इसका यूनिट ये होता है 1 kWh। बिल के ऊपर कभी देखें तो ये नज़र आएगा भी। पावर मेजर्स एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। पावर क्या है? किसी भी मशीन की एबिलिटी बता रहे हो तो इसकी एफिशिएंसी बता रही होती है। इवन कि ह्यूमन पावर जो है, यानी कि एक होता है ना, कहता है कि सिर्फ 40 किलो की बोरी उठा सकता है, इसकी इतनी ही एबिलिटी है, इसकी इतनी ही एफिशिएंसी है। लेकिन हर इंसान की डिफरेंट होती है। कोई 60 kg का वेट भी आराम से उठा सकता है, कोई 20 kg का भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आ गया है तो आप लोग पॉज करके इसे कर सकते हैं पहले। तो चलते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ ही। व्हाट इज़ द पावर डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन 50 किलोग्राम ऑफ वाटर इज़ कैरीड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 2 सेकंड। ये ऐसा ही एक न्यूमेरिकल बुक में भी वैसे है। तो ये है P इक्वल टू 2500। तो है क्या, आपने पावर मालूम करनी है तो इसके लिए यूनिट कौन सा यूज़ होगा? समझ लें कि W बाई T कर देंगे। पहले मैं आपको सिंपल वर्डिंग में हिसाब से बता रहा हूँ। तो W जो है हमें पता है कि किसके इक्वल है, वो है F डॉट D के। तो उस हिसाब से देखें तो ये आ जाएगा FD बाई T। अब हमें पता है कि F ma के इक्वल भी होता है जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो, और सॉरी एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, तो उसे mg कहते हैं। तो mgt, सॉरी mgt नहीं, d है ये, और नीचे इसके आ जाएगा t। ठीक है, तो 50 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। 50 मल्टीप्लाई बाई हाइट हमारे पास गिवन है, यानी कि जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो हाइट h आ रहा है, और 10 हमारे पास वैसे गिवन है। तो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या हो सकती है, अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पीछे बताया था, तो इसे मैं बताता हूँ कि कैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो पावर डिलीवर है वो ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी भाई? उसकी वजह ये है कि कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा। द रीज़न इज़ दैट नो वर्क डन देन पावर डिलीवर इज़ ज़ीरो। ये देखो ना, पावर किस पे डिपेंड कर रही है? W पे। तो जब W ही ज़ीरो है तो पावर भी ज़ीरो ही होगी। के ई इक्वल टू मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो। इसकी भी डेरिवेशन है, मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ यहाँ पे। वैसे बहुत मुश्किल है लैपटॉप पे करना, मोबाइल पे होता तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसीलिए कर सकता था। ये इक्वल टू mv। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दिया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की। तो m से m कैंसिल हो गया, और इस एक v से ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 साइड पे चला जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2। तो इसका क्या मतलब पता चला है कि ये दोनों कब इक्वल होते हैं? जब v की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड हो, तब ही ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, जो उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू 2 रीजंस इन अ बॉडी। पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, एक फोर्स फील्ड में उसकी पोजीशन क्या है। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की सिंपल डेफिनेशन है कि पोजीशन की वजह से होता है, ये चेंज इन पोजीशन की वजह से होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी है आई थिंक वो ड्यू टू मूवमेंट होता है, इस तरह कुछ करके था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेंट स्टेट, यानी लिमिटेड स्टेट होते हैं उसकी वजह से होती है। तो GP इसके एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टेक है। वैसे फोर्स भी होते हैं लेकिन यहाँ पे एनर्जी आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ GPE कैन नेवर बी मेजर्ड। क्यों नहीं मेजर की जा सकती? उसकी वजह ये है कि जो डिपेंड करती हैं ये इन्वर्स स्केयर, यानी कि जो है डिस्टेंस का इन्वर्स स्केयर नेचर पे डिपेंड करती हैं। तो जब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए उसे करते हैं उसकी वजह से तो वो तकरीबन ज़ीरो अप्रोच कर रही होती है।
यानी कि डिस्टेंस इनफाइनाइट जब हो रहा हो, तो इस वजह से इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस लाइन एंड चॉइस ऑफ रेफरेंस लाइन, यानी किसी रेफरेंस लाइन से मैं कहता हूँ कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है, मेरा ऑब्जेक्ट इस वक्त इस जगह पे पड़ा हुआ है, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी मैं इस लिहाज से मेजर कर रहा हूँगा। और ये रेफरेंस आर्बिट्रेरी होगा, मैं बाद में यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, तो रेफरेंस पॉइंट हर दफ़ा चेंज होता रहेगा, यानी कि कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट उसमें नहीं होगा। GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस लेवल। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ये R पे डिपेंड कर रही होती है, इन्वर्स स्क्वायर R पे। अब फार्मूला मुझे वैसे शायद याद नहीं है, तो उसमें जो भी है R इस यहाँ आ रहा होता है, ये समझ लें GPE है तो इन्वर्स है, तो जितना फासला बढ़ेगा उतनी ही ये ऊपर वाला जो इसका फैक्टर है वो कम होता जाएगा। ये जो है ना ओवरऑल रिड्यूस होगा जितना आर स्केयर बढ़ेगा, जितना आर स्केयर कम होगा ये ऊपर वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, तो इस हिसाब से ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दे देता है कि एक GPE मालूम करनी है आपने किसी बॉडी की, तो उसका पहला डिस्टेंस है 4 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर, दूसरा डिस्टेंस कहता है 16, तो कहता है किसकी कम होगी। अब आपने वहाँ पे कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना, आपको सिंपल पता होगा ना अगर रिलेशन का, कि रिलेशन क्या है उनका आपस में, इन्वर्स है, तो डेफिनेटली 16 वाले की कम होगी, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ेगी नीचे, तो जो नीचे वाला फैक्टर बढ़ रहा होगा तो ऊपर वाली वैल्यू को कम कर रहा होगा। तो ये डायरेक्टली पता चल जाता है अगर आपको रिलेशन सही से पता हो इन चीज़ों के। When electrons and protons are brought near together, their potential energy decreases. वैसे हम मेहनत करनी पड़ती है, तो ऐसे खुद ब खुद आराम से आ जाता है, अट्रैक्ट करते हैं जैसे कि एक दूसरे को। When work splash energy from a source, potential energy of the system will increase. यानी कि किसी भी वर्क से स्प्लैश एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ हो रही होगी उस वक्त। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो काफ़ी दफ़ा MCQs आए हुए हैं, वैसे तो उन पिछले पोर्शन से भी आए हुए हैं, इवन एक दो दफ़ा बुक के भी वो एक लाइन्स आई हुई हैं कि 1/3 कोई ऑयल कंजम्पशन या सनलाइट से कुछ करके है, वो बुक में लिखा होगा 1/3 एक फैक्टर है, मुझे सिर्फ ये याद है, क्वेश्चन अब याद है, वो पेपर में आया भी हुआ एक दफ़ा। एस्केप वेलोसिटी मैथ्स पे डिपेंड नहीं करती। अब यही जो मेरी एक लाइन है ना, मैं यही कहता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें इतनी नहीं होती जितनी हमें महसूस हो रही होती है। ये लाइन आई हुई है, आई थिंक 2016 का पेपर था, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि अगर एक बॉडी है, एक सैटेलाइट है, उसका मास m1 है, तो उसका m मास बढ़ा दिया जाए, m2 कर दिया जाए, या उसको मतलब 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो उसकी वजह से एस्केप वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एस्केप वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन में ये था कि v1 ग्रेटर देन होगी v2 के, और एक ऑप्शन था v2 ग्रेटर होगी v1 के, और एक ऑप्शन था कि v1 इक्वल टू होगी v2 के, और एक तीसरा था कि असर कोई नहीं होता, यानी मतलब कि डज़ नॉट डिपेंड, या कुछ इस तरह करके ऑप्शन था। तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन ये था। क्यों? एस्केप वेलोसिटी मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करती, तो वो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, v1 इक्वल टू v2 ही रहेगी। ये चीज़ माइंड में रखनी है, मैं बता रहा हूँ कि अब हो सकता है आप लोग मेरे ये लेक्चर्स देखें, जो देखें वो पेपर में भी जाएं, पेपर में कहीं सर जो भी आपने पढ़ाया है एक लफ्ज़ भी नहीं आया। अब होगा ये कि आई होंगी चीज़ें, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखी होंगी आपके सामने, थोड़ा सा उन्हें उल्टा सीधा करके मैनिपुलेट करके दे दिया जाएगा, और आप कहेंगे कि नहीं सर इसमें तो कुछ भी नहीं आया। तो इस तरह आते हैं MCQs जो है ना ECAT में, वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं देता, वो एक ही क्वेश्चन को उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके दे देता होता है। वी एस्केप डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ लॉन्च। अगर मैं ये कह दूं कि एक को मैंने लॉन्च किया है 30 डिग्री पे, दूसरे 60 डिग्री पे, तो किसके एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो फिर से बता दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों की सेम ही होगी। द पाथ ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्राम सम प्लांट्स लिखा हुआ है, प्लैनेट्स आएगा यहाँ पे, प्लांट्स नहीं आएगा, तो हाइपरबोला, यानी कि उसका जो पाथ है वो इस तरह बन रहा होता है। हाइपरबोला तो खैर आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक मैथ में 6 यूनिट में सेकेंड ईयर की, तो हाइपरबोला जैसा उसका पाथ होगा। जो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, अब आइए काम की चीज़ कि डिपेंड करती है ये आर पे। तो अगर वो कहेगा ना आर बढ़ रहा है तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर आर की बात करें, ठीक है ना, ये चीज़ दिमाग में रखनी है। उसके अलावा एस्केप वेलोसिटी का जो सिंपल फार्मूला है वो v0
1/2 √2 है, यानी कि 1 पॉइंट आई थिंक 2 का 4 आता है, तो 4v0 बन जाएगा। इस तरह बन जाता है एक फैक्टर। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू जो है 1.4, ये भी वैसे बुक की लाइन है तो अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था चैप्टर 4 के बारे में। मैंने जैसे कि बताया था कि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं चीज़ें, तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, बेसिक चीज़ें की हैं, लेकिन ये बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं फिर से बता दूं, ये समझ लें कि शायद पूरी फिज़िक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है, जिसमें से 2 तक तो आते ही आते हैं, 3-4 भी MCQs आ सकते हैं। ऐसे घुमा फिरा के देंगे कि वो आपको समझ भी नहीं आ रहे होंगे कि हाँ ये वहीं से ही आया कि कहीं और से आए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक भी किया करें यार, देखें अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर कोई मसला हो तो उसके बारे में कमेंट में मेंशन भी किया करें। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अप्रिशिएट किया जाएगा, तो क्रिटिसाइज़ आप कर सकते हैं, उससे मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जाऊँगा। अब आप में से किसी ने मुझे ये नहीं बताया था, तो मैंने यही सोचा कि पावर पॉइंट में मैं ये तो एटलीस्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, हम आमने सामने नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपके एटलीस्ट यहाँ पे पेन टूल तो यूज़ कर सकते हो। ये पेन टूल की वजह से ये देख लें कि मैंने आज चीज़ें थोड़ी सी सामने लिख के भी बताई। वैसे मैं इमेजिनरी बता रहा होता था, जैसे मैंने कल वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, तो वो इसमें बता सकता था। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ये यूज़ करते रहेंगे, तो इससे चीज़ें और इम्प्रूव होती जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।